हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को 25 तारीख को एग्जामिनेशन है, तो मैं आप लोगों का आज तो वीडियो तो मैं शूट कर रही हूँ 22 अप्रैल को रात में, ठीक है। तो 22 अप्रैल को रात में शूट कर रही हूँ, लेकिन एक फ्लो में पूरा वीडियो शूट हो पाना पॉसिबल नहीं है। लगातार कोई 3 घंटा कैसे बोल पाएगा, 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है। तो इसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ। आज है 22 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन वीडियो में कवर कर सकूँ। और आप लोगों को 24 अप्रैल के दिन ये वीडियो मिल जाएगा, जिस वीडियो को सिर्फ देख के एग्जामिनेशन देने जाइएगा और आप लोग एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन बना के आइएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस आप लोग इस वीडियो के सारे क्वेश्चनों को देखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम क्या कहता है वो देखिए मैं आप लोगों को ये नहीं कि हाँ आंसर दिखा दी हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि हाँ वो क्वेश्चन आप लोगों को याद हो रहा है, अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में मैं बोल दूंगी जो करने के लिए वो कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इतना है कीजिए। तो विल्सन थ्योरम क्या स्टेटमेंट और प्रूफ पूछ रहा है। तो विल्सन थ्योरम क्या होता है वो समझिए। विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर हम लोग के पास पी कोई प्राइम है, ठीक है। क्या बोलता है विल्सन थ्योरम? विल्सन थ्योरम बोलता है कि अगर हम लोग के पास p कोई प्राइम है, तो अगर हम लोग p-1 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम लोग के पास आता है -1। अगर हम लोग मॉड्यूल ऑफ p को निकालते हैं तो चलिए अब मैं ढक देती हूँ। अब आप बताइए कि विल्सन थ्योरम क्या होता है। तो आप लोग आराम से बोलिएगा, अच्छा विल्सन थ्योरम होता है क्या, अगर हम लोग के पास कोई भी p प्राइम है तो p-1 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो कॉन्ग्रुएंस होता है -1 के मॉड्यूल ऑफ p। ये आप लोग को याद हो गया, कितना सिंपल था ना विल्सन थ्योरम। अगर मान लीजिए कि आप लोग एक बार भी नहीं देख रहे तो ये आप लोग लगेगा पता नहीं क्या है और इधर वो चीटिंग के फिराक में रहिएगा, लेकिन एक बार वीडियो देखे रहिएगा तो कुछ नहीं तो कम से कम स्टेटमेंट तो लिखिएगा ना। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस होता है -1 के मॉड्यूल ऑफ p। अब हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग स्टेटमेंट देख लिए, प्रूफ की ओर समझेंगे। तो प्रूफ में हम लोग को p प्राइम नंबर दिया हुआ था कि नहीं, चलिए तो प्रूफ में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट p बी अ प्राइम नंबर। और एक इंटीजर हम लोग खुद से मान लेंगे और उसका नाम देंगे हम लोग a। क्या नाम देंगे, a। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट p इज अ प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, लेट p इज अ प्राइम नंबर एंड a बी एनी इंटीजर सच दैट। और a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, a का वैल्यू आप लोग का 1 से लेकर p-1 तक लाई करेगा। a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आप लोग का, 1 से लेकर p-1 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे प्रूफ में, मैं ढकती हूँ इतना और आप लोग थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ फिर ढकती हूँ। हम लोग लिए क्या, p जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर है। क्या लिए हम लोग, p जो है हम लोग का प्राइम नंबर है और एक इंटीजर है सच दैट a का वैल्यू जो है 1 से लेकर p-1 तक लाई करेगा। और एक बात आप लोग समझिए, p जो है आप लोग का प्राइम नंबर है, a कोई भी इंटीजर है। तो अगर आप लोग कोई भी प्राइम नंबर के साथ किसी भी इंटीजर के साथ उसका HCF निकालिएगा या GCD निकालिएगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो उसका क्या आने वाला है HCF, आप बताइए। 1 ही आएगा ना, अगर एक प्राइम नंबर ले ले और एक कोई भी नंबर ले ले, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी से करता है नहीं, वो तो अपने आप से करता है, ठीक है, और एक से करता है। तो एक के अलावा तो कुछ GCD आने का चांस ही नहीं है। तो अगर हम लोग एक p प्राइम नंबर लिए और एक कोई इंटीजर लिए, तो अगर मैं पूछूंगी ए बी का GCD क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिएगा। चलिए, अगर किसी भी दो एलिमेंट का GCD निकालते हैं तो 1 आता है, तो हम लोग इसका कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं, AX कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1। क्या लिखते हैं हम लोग इसका कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, AX कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर GCD उसका 1 आया, इसका मतलब ये भी हुआ कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है उसका सिर्फ केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोग मैं ढकती हूँ और फिर इतना पहले आप लोग को याद करवाती हूँ। क्या बोलता है प्रूफ बोलता है कि अगर हम लोग के पास p कोई प्राइम नंबर है और a कोई इंटीजर है सच दैट a का वैल्यू लाई करेगा 1 से लेकर p-1 तक, देन AP जो है वो 1 के बराबर होगा, मतलब इसका GCD। देन द कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है AX कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1 मॉड्यूल ऑफ p। कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखते हैं, AX कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड्यूल ऑफ p है जो यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि इसका GCD 1 होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, आप लोग मान लीजिए क्या कि वो यूनिक सॉल्यूशन जो है ना वो x इक्वल टू a है। क्या मान लिए वो, कोई भी x का कोई भी वैल्यू के लिए है तो हम लोग x इक्वल टू a मान लिए कोई भी, तो x इक्वल टू a के लिए हम लोग का सॉल्यूशन है। तो x की जगह पे a डालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा वैल्यू, a इंटू x की जगह पे डालेंगे तो a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1 मॉड्यूल ऑफ p। अगर हम लोग का देखिए इसका मतलब समझ में आता है क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है आप लोग
कि अगर p को डिवाइड कीजिएगा ना a स्क्वायर को तो आप लोग का रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है p जो है ना, p जब डिवाइड करेंगे ना, p डिवाइड्स करेगा किसको, a स्क्वायर माइनस 1 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब p जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर माइनस 1 को। तो p किसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है आप लोगों का a स्क्वायर माइनस 1 को। ओके, तो अगर p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर माइनस 1 को, तो क्या a स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या लिख देंगे, p डिवाइड्स ऑफ a माइनस 1 और a प्लस 1। तो p डिवाइड्स कर रहा है a माइनस 1 को भी और p डिवाइड्स कर रहा है a प्लस 1 को भी, ठीक है। तो p डिवाइड्स कर रहा है a माइनस 1 को और p डिवाइड्स कर रहा है a प्लस 1 को। कहने का क्या मतलब है, a माइनस 1 जो है वो किसके बराबर है, a माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर p डिवाइड्स कर रहा है a माइनस 1 को तो कंडीशन अगर देखा जाए तो वो हम लोग का कौन से वैल्यू के लिए p डिवाइड्स करेगा a माइनस 1 को, तो p तभी डिवाइड्स करेगा a माइनस 1 को जब a का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, तो इक्वल टू 1 लेंगे। या फिर p डिवाइड्स करा अगर a प्लस 1 को, तो p किस कंडीशन में डिवाइड करेगा a प्लस 1 को, अगर हम लोग a के जगह पे p माइनस 1 रखते हैं तो p माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, मतलब p डिवाइड्स करेगा p को बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग का दो वैल्यू आ गया, एक a इक्वल टू 1 और एक इक्वल टू p माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक आ गया। अब चलिए, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इट फॉलोज दैट फॉर ईच इंटीजर। अब हम लोग बोल लिखेंगे क्या, इट फॉलोज दैट फॉर ईच इंटीजर। तो अब हम लोग बोल लिखेंगे कि अब हम लोग एक पहले क्या लिए, एक 1 से लेकर p माइनस 1 के सेट में से एक a इंटीजर उठा लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 से लेकर p माइनस 2 तक एक दूसरा इंटीजर b उठा लेंगे। तो इट फॉलोज दैट क्या लिखेंगे हम लोग, इट फॉलोज दैट फॉर ईच इंटीजर, इट फॉलोज दैट फॉर ईच इंटीजर b बिलोंग्स टू 2 3 4 ऐसे डैश 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 p माइनस 2 तक, ठीक है। एंड देयर इज एन इंटीजर और बी, ऐसा बी एग्जिस्ट कर रहा है और जो है ना एक और इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है बी डैश, जो कि यही सेम टू सेम है। सच डैट, और कुछ इस प्रकार की है कि बी डैश जो है वो कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए 1 का, ठीक है, मॉड्यूल ऑफ p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से हो जाएगा 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा आप लोग का, p माइनस 2 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, p माइनस 2 तक जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, p इंटू पी डैश कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1, मतलब 2 3 4 जैसे p माइनस 2 तक जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा 1 के मॉड्यूल ऑफ p। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 ऐसे करके, तो इसको लिख सकते हैं p माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1 का, ठीक है, मॉड्यूल ऑफ p। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा p माइनस 1 मॉड्यूल ऑफ p। और p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 का फैक्टोरियल को हम लोग चेंज कर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस ऑफ p माइनस 1 मॉड्यूल ऑफ p। और मॉड्यूल ऑफ p को डिवाइड करेंगे p माइनस 1 को, तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। कन्वर्स करेंगे तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा माइनस 1 के मॉड्यूल ऑफ p। माइनस 1 राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है कहने का क्या मतलब, p जो है वो कंप्लीट डिवाइड करेगा किसको, p माइनस 1 के फैक्टोरियल प्लस 1 के, मतलब p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 जो है वो डिविजिबल बाई है p के, तो वो p से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, पहला ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। और आप लोग विल्सन थ्योरम आप लोग के अगर एग्जामिनेशन में अगर आप विल्सन थ्योरम आता है तो आपके चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल होना चाहिए और एक बार उस टाइम मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी हर एक बातों को दिमाग में फोकस कीजिएगा और लिखिएगा एकदम प्यार प्यार से। कैसे लिखिएगा, थोड़ा हम लोग लिखे, आँख बंद कीजिए अपना, ठीक है, कर लिए, स्टार्ट करूँ, ठीक है। मैं भी अपना आँख बंद कर ली। सबसे पहले हम लोग खुश हो जाएंगे विल्सन थ्योरम देख के, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ़ p इज अ प्राइम देन p माइनस 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस जो होता है माइनस ऑफ 1 के मॉड्यूल ऑफ p। अब प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ क्या लिखेंगे, लेट p इज अ प्राइम एंड a बी एनी इंटीजर सच दैट a का वैल्यू जो है 1 से लेके p माइनस 1 तक लाई करेगा, उस तरीके से सजल लिख देंगे जैसे उसमें लिखा होता है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू p माइनस 1, ठीक है। इतना था। एंड देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 क्यों हुआ वो मैं आपको समझा दूँ, ब्रैकेट में चाहते तो लिख सकते हैं क्या, बिकॉज पी इज अ प्राइम नंबर देन सिर्फ ओनली वन वैल्यू आर पॉसिबल ऑफ हाईएस्ट कॉमन डिवीजर 1, इस तरीके से तो लिख सकते हैं अगर पेजेस भरना होगा तो, ठीक है। इतना तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जीसीडी ए बी का 1 आ गया, जीसीडी ए बी का 1 आ गया। फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखेंगे ax कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ 1, ठीक है। क्या लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस में, ax कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जीसीडी 1 आया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मान लीजिए वो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग का क्या है, मान लिए हम लोग कि यूनिक सॉल्यूशन जो है वो हम लोग का x इक्वल टू a है। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू a इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हम लोग यहाँ पे ax कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ 1 था तो x की जगह पे a डालेंगे तो a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेज ऑफ 1 मॉड्यूल ऑफ p आ जाएगा। फिर हम लोग 1 को इधर फेंक देंगे लेफ्ट साइड में तो a स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रुएंसेज
प्लस 0 मॉड्यूल ऑफ पी आ जाएगा। फिर हम लोग मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस से 0 आ जाएगा मॉड्यूल ऑफ पी। कहने का मतलब पी कंप्लीटली डिवाइड्स करा ए स्क्वायर माइनस 1 को। पी किसको डिवाइड करा है ए स्क्वायर माइनस 1 को, मतलब पी डिवाइड्स करा ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो पी डिवाइड्स करेगा ए प्लस बी को, पी डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, मतलब पी डिवाइड्स करेगा ए माइनस 1 को, पी डिवाइड्स करेगा ए प्लस पी को। तो यहाँ से ए का वैल्यू जो हम लोग का पॉसिबल होगा एक 1 होगा और एक पी प्लस 1 होगा, ये दोनों हम लोग का ए का वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा। फिर हम लोग एक दूसरा इंटीजर मानेंगे, फिर लिखेंगे इट फॉलोज दैट फॉर एन इंटीजर बी बिलोंग्स टू 2 3 4, जैसे वो एक लिए थे ना 1 से लेकर बी माइनस 1 तक, इसमें लेंगे कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर बी माइनस 2 तक, इस तरीके से लेंगे। एंड देयर इज एन इंटीजर, और एक और इंटीजर मानेंगे बी डैश, और जो कुछ उसी प्रकार से सेम टू सेम मानेंगे सच दैट बी इंटू बी डैश जो क्या हो जाना चाहिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बी इंटू बी डैश कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, किसको होना चाहिए 1 को हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों को हम लोग अगर बी इंटू बी डैश लिखना चाहेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 पी माइनस 1 के फैक्टोरियल तक जाएगा, पी माइनस 2 के फैक्टोरियल तक जाएगा। और इधर राइट साइड में तो 0 है ही नहीं, वहाँ क्या था 0 था क्या था हम लोग पहले दिमाग पे फोकस डालिए, आंख बंद ही रखिएगा। हम लोग वहाँ से करते आ रहे हैं, आराम से करते आ रहे हैं। बी इंटू बी, हाँ 1 था क्या था, हाँ 1 था। तो हम लोग का पी माइनस 2 फैक्टोरियल और कॉन्ग्रुएंस ऑफ 1 था, मॉड्यूल ऑफ पी के ब्रैकेट में आ रहा है। फिर हम लोग 1 को क्या करेंगे यहाँ पे पी माइनस 1 को, यहाँ पे क्या था हम लोग का पी माइनस 2 का फैक्टोरियल, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे पी माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में पी माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और राइट साइड में पी माइनस 1 हो जाएगा, मॉड्यूल ऑफ पी हो जाएगा। मतलब मॉड्यूल ऑफ पी माइनस 1 है तो पी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या आ जाएगा पी माइनस 1 का फैक्टोरियल का कॉन्ग्रुएंस माइनस 1 आ जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोग का प्रूफ होता है। दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए कन्वर्स, तो दूसरे पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है क्या पी माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा माइनस 1 के, तो इसको और मॉड्यूल ऑफ पी इसको राइट साइड लेंगे तो प्लस 1 मॉड्यूल ऑफ पी आ जाएगा और उधर राइट साइड में 0 रहेगा। अगर राइट साइड में 0 आ जाता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ 0, मतलब कहने का मतलब पी कंप्लीट डिवाइड्स करा है इसको, मतलब पी जो है वो डिविजिबल है इससे। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन विल्सन थ्योरम बहुत ही अच्छी तरीके से किए और कितने दिनों में किए आप लोग को 10 मिनट में आप लोग को करवा दिया। आप लोग करने जाते तो पता नहीं कितने दिनों में करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीसीडी ऑफ 256 एंड 1166। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में भी इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट क्या था एज इट इज क्वेश्चन आया भी था, वैल्यू भी सेम था। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन में बता रही थी आंसर तो मैं मिला ही दी, क्योंकि आंसर मिलाने वाला टैलेंट बचपन से है। लेकिन हाँ मैं भी भूल गई थी, तो आप लोग ध्यान दीजिए और मेरे कहने से आप लोग एक बार अपने हाथ से कोई भी कॉपी पेन ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइंड जीसीडी ऑफ इसका, तो आप लोग सबसे पहले रफ में जैसे हम लोग निकालते हैं ना महत्तम निकालते हैं, तो वैसे मैं इधर रफ में निकाली हूँ 256 और 1166 का महत्तम निकाली हुई है, जैसे बच्चा की तरह बच्चा में निकालते थे। तो हम लोग का क्या आया जीसीडी 2 आया। तो जीसीडी 2 आया ना, तो अब हम लोग को जीसीडी 2 आया ना, तो अब 2 के कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। देखिए एक तो बच्चा वाला तरीका से निकाल लियो, एक यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाल लियो। चलिए अब हम लोग को जो हम लोग का इसका जीसीडी आया ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, मतलब 2 को। तो 2 को पहले क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को और आप लोग अपने कॉपी में खुद से बनाइएगा और फिर मिलाइएगा। मेरी बात मानिए, क्योंकि अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में नहीं भूले तो जरूरी नहीं कि थर्ड सेमेस्टर में नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैं अपना बता देती हूँ। तो ये आप लोग का 2 है ना, तो हम लोग को 2 जो है ना हम लोग का जीसीडी जो आता है ना उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है, ठीक है। तो 2 इक्वल टू लिखना चाहेंगे, तो अगर 2 यहाँ से आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा 114 माइनस 18 गुने 4, गुड। तो यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 114 माइनस 18 गुने 4 किसके बराबर है 2 के बराबर है, गुड। अब हम लोग के 28 है तो 28 की जगह पे क्या लिखेंगे 142 माइनस 114, तो यहाँ पे 114 लिखेंगे माइनस 142 और 142 माइनस 114 और इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 114 है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 114 है माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 143, यहाँ पे 143 है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 114। ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा 5 इंटू 114 माइनस ये, ठीक है 143। अब हम लोग का 5 इंटू 114, अब हम लोग देखिएगा यहाँ पे 114 का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो बस इसको पे ध्यान देते हैं। 114 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 256 माइनस 142 और हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले 2 को ये लिखे है, फिर 2 को ये लिखने के बाद 28 की जगह पे हम लोग ये लिख दिए जो अभी मैं आप लोग को बताई हूँ। 28 की जगह पे इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये आया है, तो ये हम लोग का 5 इंटू ये हो गया है।
फिर हम लोग क्या किए, 114 दिया हुआ था, 114 की जगह पे तो ये वैल्यू रख दी है, 142 की जगह पे कुछ नहीं था, एज इट इज़ था। तो हम लोग इसको 5 इसको भी दे दिए, 5 इसको भी दे दिए, तो इसको ये आ गया। अब हम लोग का ये दोनों 142 आ गया, तो ये दोनों को साथ में कंबाइन करके लिख लिए। अरे यार क्या हो गया, जस्ट वेट, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए थे ना, ये हम लोग कॉम्बिनेशन में देख रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठीक है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मैं भूलती हूँ तो आप भी भूलेंगे, तो एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा और मिला के एज इट इज़ आंसर, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में गलती होगा तो मार्क्स कट जाएगा बिना काम का। सोचिएगा सब पढ़ के गए फिर भी मार्क्स कट गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि वीडियो देखे थे, तो इसलिए इसका एक बार देख लीजिएगा, मतलब खुद से कर लीजिएगा, समझ गए हैं आप लोग, मुझे पता है। तो ये हो गया हम लोग का 142 की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ। फिर देखिए कॉमन लेने वाला कौन है, तो ये दोनों है, मतलब 256 वाला, तो इसको ये लिख देंगे। मतलब हम लोग को 256 और 1166 का निकालना था ना जीसीडी, तो उसी के मल्टीपल में आना चाहिए। और ये जो है ना, ये हम लोग का x0 y0 जो भी का वैल्यू हो वो उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक्स लीजिए, वाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो उसी का वैल्यू हो जाता है 41, और जो एक्स्ट्रा जो आया है ना वो 41 और -9, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो 256 है, तो एक्स इक्वल टू 41 और वाई इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी किए बहुत ही अच्छे से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी किए। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आप लोग का डिफाइन लिगेंडर सिंबल। क्या बोलता है थर्ड नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिगेंडर सिंबल क्या होता है, बताना जरा मुझे। और फिर बोलता है अगर हम लोग के पास पी कोई एक ऑड प्राइम है, ठीक है, पी ऑड प्राइम मतलब समझते हैं, प्राइम तो पहली बात प्राइम पता होना चाहिए क्या होता है। तो प्राइम वो होता है ना, प्राइम नंबर जो अपने से जिसके केवल 2 फैक्टर हो, बस ये याद रखिए, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद होगा और एक होगा, ठीक है। एक तो वो खुद होगा और एक वो खुद होगा, 2 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, इसके पास कम से कम क्या सॉरी कम से कम गलत बोला गया, केवल और केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, प्राइम होने के लिए। और यहाँ ऑड प्राइम बोल रहा है, तो देखिए 2 भी, तो 2 का भी 2 फैक्टर, एक है, एक 2 है, तो हम लोग 2 को भी प्राइम बोल लेंगे, तो 2 को नहीं लेंगे, ऑड प्राइम बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर और पी जो है हम लोग का ऑड प्राइम है और ए और बी जो है एनी इंटीजर है कंपोजिट टू पी, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, ए पी बट्टे पी, ए बाई पी इंटू बी बाई पी, ठीक है। चलिए तो लिगेंडर सिंबल क्या होता है सो समझिए। तो अगर P हम लोग का एक ऑड प्राइम है और A कोई भी इंटीजर है सच डैट AP का GCD AP का 1 हो जाएगा। क्या बोलता है, बोला जाता है कि इफ P इज एन एनी P इज एन ऑड प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं हम लोग लिखते हैं, इफ P इज एन ऑड प्राइम एंड A इज एन एनी इंटीजर देन GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, देन लिगेंडर सिंबल A बाई P इज डिफाइंड एज। तो देखिए लिगेंडर सिंबल को हम लोग बस 2 ही चीज़ लिख सकते हैं, या तो 1 लिखेंगे या तो -1 लिखेंगे। लिगेंडर सिंबल को डिनोट कैसे करेंगे, ए ऊपर लिखेंगे A बाई P, कैसे लिखेंगे A बाई P। लिगेंडर सिंबल को डिनोट करते हैं A बाई P से। लिगेंडर सिंबल या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। कंडीशन है 1 कब होगा, -1 कब होगा। अगर हम लोग जो ए लिए हैं ना एक इंटीजर, अगर ए जो हम लोग का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा तो हम लोग का वैल्यू 1 आएगा। अगर ए जो है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा तो वो हम लोग का लिगेंडर सिंबल का वैल्यू -1 आएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को, क्या समझ में आया कि लिगेंडर सिंबल क्या कहता है। तो अगर हम लोग के पास पी कोई एक ऑड प्राइम है, क्या बोलता है लिगेंडर सिंबल बोलता है कि अगर हम लोग के पास पी कोई ऑड प्राइम है और ए कोई भी इंटीजर लेते हैं और जीसीडी जो है हम लोग का ए और पी का 1 आता है, तो लिगेंडर सिंबल को हम लोग ए बाई पी से डिफाइन करते हैं। और ए बाई पी का वैल्यू जो होगा वो या तो 1 होगा या तो -1 होगा। 1 होगा अगर ए जो है हम लोग का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, और -1 होगा अगर ए जो है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। तो ठीक है, तो लिगेंडर सिंबल आप लोग आराम से समझ गए। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, 3/13 5/17, उतना समझने पर ध्यान नहीं दीजिए, बस इतना याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है लिगेंडर सिंबल का, एक 3/13 लिख लीजिएगा, एक 5/17। क्या लिखिए 3/13 का क्या लिखिएगा, 3/13 का 1, दोनों एग्जाम्पल दिखाना है तो उसी तरीके 3/13 का 1, और याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। 3/13 का लिखिएगा 1 और 5/17 का लिखिएगा -1, ठीक है। 3/13 का 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, ठीक है। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू करने का क्या मतलब होता है कि रेसिड्यू करने का मतलब वो सॉल्वेबल है और नॉन रेसिड्यू मतलब वो सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। आप लोग का सारा कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है तो क्यों खिचड़ी पकाइएगा, बस याद रखिएगा क्या 3/13 होगा तो 1 लिखेंगे, और 1 लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों, क्योंकि ए जो है हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बना रहा है। और 5/17 इक्वल टू -1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बना रहा है, इसलिए बात खत्म, ठीक है। चलिए
अब हम लोग का एक प्रूफ बोला है, तो प्रूफ इतना ईजी है ना कि क्या ही बताइए। प्रूफ पता होने के लिए एक हम लोग का यूलर क्राइटेरिया जो है ना वो हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या है पता होना चाहिए? एक जो हम लोग का यूलर क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। तो यूलर क्राइटेरिया क्या है फॉर्मूला वो समझिए। ए बी बाई पी जो होता है ना, ए बी बाई पी, वो यूलर क्राइटेरिया से हम लोग लिख सकते हैं ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू। क्या लिख सकते हैं? ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू मॉड्यूल ऑफ पी। तो ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के पावर पी माइनस वन बाई टू, बी के पावर पी माइनस वन बाई टू मॉड्यूल ऑफ पी। फिर हम लोग के यहाँ क्या हो जाएगा? ए के पावर पी माइनस वन बाई टू मॉड्यूल ऑफ पी और बी के पावर पी माइनस वन बाई टू मॉड्यूल ऑफ पी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अगर और हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ए के पावर पी माइनस वन बाई टू होता है ना, वो हम लोग पता है इसके जगह पे क्या लिखते हैं? इसके जगह पे लिखते हैं हम लोग ए बाई पी। क्या लिखते हैं? लिखते हैं ए बाई पी। और बी के पावर पी माइनस वन बाई टू होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी बाई पी। क्या लिखेंगे? बी बाई पी। जिसकी भी पावर रहेगा उतना बाई पी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। तो हम लोग ए बाई पी दोनों का मॉड्यूल ऑफ पी एक साथ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए बाई पी, बी बाई पी, ये सब किस टाइप का फॉर्म है? लिगेंडर सिंबल का। लिगेंडर सिंबल का वैल्यू क्या होता है? या तो प्लस वन हो सकता है या तो माइनस वन हो सकता है, और कुछ तो होता ही नहीं। तो यहाँ से ए बी बाई पी जो है वो हम लोग का ए बाई पी और बी बाई पी आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम ईजी क्वेश्चन था ये आप लोग का। ठीक है, इसके लिए आप लोग का एक यूलर क्राइटेरिया पता होना चाहिए। यूलर क्राइटेरिया क्या बोलता है कि वो फॉर्मूला आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा। क्या याद रखिएगा आप लोग कि ए बी बाई पी का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे ए बी होता है और पी माइनस वन, मुझे तो एक बार देख लेती हूँ, आप लोग भी याद रखिएगा। क्या होता है? ए बी के पावर क्या लिखना है? ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू। बस सिंपल तो है, ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू। फिर उसके बाद इसको अलग किए, इसको अलग किए, फिर दोनों को अपना अपना मॉडल दे दिए, फिर हम लोग जो लिगेंडर सिंबल का डेफिनेशन होता है वो यूज करके हम लोग लिख दिए। तो यही याद रखना है। क्या? ए बी बाई पी के पावर होता है, ए बी बाई पी के पावर जो बराबर होता है वो ए बी के पावर पी माइनस वन बाई टू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूलर क्राइटेरिया के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से प्रूफ कर दिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोग का इफ n इज ग्रेटर देन वन एंड पी वन, ये सब है, आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑफ n, देन प्रूव दैट दिस। तो ये आप लोग का जो है ना वो लिखा हुआ है वो यूलर टॉर्सेंट फंक्शन है। क्या है? एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूलर टॉर्सेंट एक्सप्लेन यूलर टॉर्सेंट फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए उसका स्टेटमेंट भी और ये भी। तो बोलता है क्या कि अगर n ग्रेटर देन वन है और p के जितने भी नंबर है पी वन पी टू पी थ्री सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है, मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर है ऑफ n के अलग अलग प्राइम फैक्टर है ये सब, तो उसका जो हम लोग का फाई ऑफ n निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? फाई ऑफ n जो निकालेंगे वो हम लोग का n इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा? फाई ऑफ n जो होगा वो n इंटू वन माइनस वन बाई पी वन इंटू वन माइनस वन बाई पी टू वन इंटू वन माइनस वन बाई पी थ्री, और इस तरीके से जाते जाते वन बाई पी एन तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का पी वन पी टू पी सारे के सारे क्या है? आप लोग का एक प्राइम इंटीजर है और n ग्रेटर देन वन है। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से n के जगह पे क्या लिख सकते हैं? n के जगह पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से लिख सकते हैं पी वन अल्फा वन, पी वन पी टू अल्फा टू, पी थ्री अल्फा थ्री और डैश पी थ्री पी के अल्फा के तक लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का n इक्वल टू ये दिया हुआ है, लेकिन हम लोग n तो हम लोग निकाल लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके। n कैसे निकाले हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके, क्योंकि प्रॉपर्टी दिया था। अब हम लोग का फाई n निकालना है तो फाई ऑफ n की जगह पे रख देंगे। फाई का डेफिनेशन क्या बोलता है? फाई सबको अलग अलग दे देता है अपना अपना। ठीक है, बोलता है बांट लो, झगड़ा उगड़ा नहीं करो। तो फाई सबके पास चला गया, तो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए कि अगर फाई के पावर पी के पावर के है, क्या है आप लोग का? फाई जो है वो फाई के पी के पावर के है, तो फार्मूला होता है पी के पावर के इंटू वन माइनस वन बाई पी। क्या होता है? पी के पावर के इंटू वन माइनस वन बाई पी। क्या होता है आप लोग का? फाई पी के पावर के पी, तो पहले पी के पावर के लिख दीजिएगा, जिसका भी फाई पूछेगा पहले वो लिख दीजिएगा, फिर वन माइनस वन बाई दिस वन बाई पी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? वन बाई पी। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा? वन बाई पी लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी पी होगा पी वन पी टू पी थ्री जो भी होगा वो अपना लिख दीजिएगा। पी के पावर के लिख दीजिएगा, फिर वन माइनस वन बाई पी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पी वन अल्फा वन की जगह पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले पी वन अल्फा वन लिखेंगे, फिर माइनस वन बाई पी वन, फिर इसमें क्या लिखेंगे? पी टू अल्फा टू, फिर वन माइनस वन बाई पी टू। इस तरीके से लिखते लिखते चले जाएंगे। फिर हम लोग पी वन अल्फा वन, पी टू अल्फा टू, पी थ्री अल्फा थ्री, इस तरीके से सारे टर्म को एक जगह कर लेंगे। वन माइनस पी वन माइनस पी टू, इसको सबको एक तरह लिखेंगे। और जो पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू है ये हम लोग का एक एन था जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से लिखे थे, तो इसकी जगह पे एन रख देंगे तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप लोग आराम से प्रूफ कर लिए, आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल। देखिए अगर आप लोग इसका 15 फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अगर n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू p है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर और हेंस n इज डिविजिबल बाय, तो ये थोड़ा सा कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो शायद नीचे, हाँ ये है क्वेश्चन। ठीक है,
तो अगर आप लोग का 15 फैक्टोरियल है तो 15 फैक्टोरियल में आप लोग का कौन कौन वैल्यू, 15 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं, 15 गुने 4 गुने 3 गुने 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने, तो सबका मल्टीपल आ जाता है फैक्टोरियल में, मतलब ये सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जो दिया हुआ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल तक का रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर हम लोग ये भी पता लगा लेंगे ना, किसे, देखिए अगर हम लोग 15, देखिए अगर हम लोग कोई भी वैल्यू 5 फैक्टोरियल से आगे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो वैल्यू आप लोग का कम्प्लीटली कट ही जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हम लोग को 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक कंसीडर करना है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। और मॉड्यूल ऑफ कितना निकालना है 15 का, तो मॉड्यूल ऑफ 15, तो 1 प्लस यहाँ 24 6 का क्या लिख सकते हैं 30, तो मॉड्यूल ऑफ पी, तो अगर 15 से ये कट जाएगा तो ये 0 बचेगा, 1 प्लस 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो इसका रिमाइंडर जो होगा आप लोग का 10, द रिमाइंडर इज 3 व्हेन द गिवन सम इज डिवाइडेबल बाय 15 फैक्टोरियल। मतलब जब हम लोग 15 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसे अगर हम लोग के या एन का वैल्यू 5 से बढ़ा लेते हैं तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 बचेगा। हम लोग अगर इसका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक के वैल्यू का रिमाइंडर निकाल लेंगे, वही एग्जैक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सारा कुछ लिख के हम लोग अपना आंसर बता देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन बाकी है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए विल्सन थ्योरम कर लिए आप लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जीसीडी निकालना और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना आ गया, जी बिल्कुल आ गया। ये सब क्वेश्चन आएगा। तो लिगेंडर सिंबल समझ गए, लिगेंडर सिंबल क्या कहता है कि पी हम लोग के पास कोई और प्राइम है और ये कोई भी इंटीजर है, तो ए बाई पी जो होता है वो लिगेंडर सिंबल होता है, और ए बाई पी लिगेंडर सिंबल का वैल्यू 1 या -1 होता है। अगर ए हम लोग का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो 1 होता है, अगर वो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो हम लोग का -1 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लिगेंडर सिंबल था। फिर ये प्रूफ करना था क्या, ए बी बाई पी, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, ए बी बाई पी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के पावर पी -1 बाई टी, क्या होता है ए बी के पावर पी माइनस, ये बहुत ही इजी है। एक यूक्लिन क्राइटेरिया होता है ना, तो बाई हम लोग लिख देंगे बाई यूक्लिन क्राइटेरिया, क्या लिखेंगे ए बी बाई पी का, ए बी बाई पी इक्वल टू क्या है ए बी के पावर पी -1/2। फिर ये इसको दे दीजिए, ये इसको दीजिए और मॉड्यूल ऑफ पी, तो फिर इसको भी बांट दीजिए, उसको भी बांट दीजिए, फिर आप लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। लिगेंडर सिंबल को डिफाइन कर दिए थे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक पेज भी तो भरना है एग्जाम में, 3/13 और 5/17, क्या एग्जाम्पल 3/13 और 5/17, एक का वैल्यू 1 होगा, एक का -1, क्यों, क्योंकि एक में 3 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, 5 जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, ठीक है। चलिए यूलन क्राइटेरिया से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए थे। फिर डी नंबर क्या है, डी नंबर है जो डी नंबर जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसे ही नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है, यूलर टॉसिन फंक्शन को दिखाइए, क्या बोलेगा यूलर टॉसिन फंक्शन को दिखाइए, आप प्रूफ कीजिए। तो यूलर टॉसिन फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एन क्या होता है, फाई ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 डैश डैश 1 माइनस Py के, ठीक है, 1 माइनस 1/Py के, ठीक है, 1 माइनस 1/P के, ठीक है, ठीक है। तो फाई ऑफ एन, और एन क्या होता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम लोग जानते हैं कि एन जो है वो जितने भी प्राइम नंबर है उसी के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो P1 अल्फा 1, P1 के पावर अल्फा 1, P2 के पावर अल्फा 2, P3 के पावर अल्फा 3, इस तरीके से एन हम लोग का होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसको भी हम लोग कर लिए, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिए, तो यहाँ से एन आ गया, तो फाई ऑफ एन निकाल लिए, फाई ऑफ एन निकाले तो फाई अलग अलग सबको दे दिए। फिर एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूला का यूज करके हम लोग रख दिए, आ गया। फिर हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर निकालना था 15 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पे, तो 15 फैक्टोरियल से तो हम लोग कोई भी अगर के का वैल्यू 5 फैक्टोरियल के बाद लेंगे, ठीक है, 5 या फिर 5 फैक्टोरियल ले लेंगे, तो वो 15 फैक्टोरियल से डिविजिबल तो होगा, 15 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 15 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा ये, जब भी हम लोग ये लेंगे के का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोग का सिर्फ 4 तक ही लेंगे इसका, और हम लोग का काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला हो गया। फिर अब हम लोग यहाँ तक तो देख ही चुके थे, अब यहाँ पे फिर से अच्छा पेज पे लिखा है क्या, हाँ यहाँ से लिखा है, बिल्कुल लिखा। क्वेश्चन एक बार देख लेती हूँ यहाँ से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पहले तो फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन को बताओ क्या होता है। तो पहले हम लोग फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन को ही समझ लेते हैं, फिर बताएंगे आगे क्या बात है, ठीक है। तो फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, तो फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होता है
वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए नॉट बाई 1/a+1/a2+1/a3 प्लस जैसे जाते जाइए 1/an-1 प्लस 1/n तक, ठीक है। जहाँ पे ए नॉट a1 a2 a3 डैश डैश an तक क्या है वो आप लोग रियल नंबर है, ऑल ऑफ विच एक्सेप्ट पॉसिबल ए नॉट आर पॉजिटिव। मतलब A1 A2 A3 A1 जितना है ना सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन सिर्फ ए नॉट को छोड़ के ए नॉट जो है ना वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सब रियल नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए नॉट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसमें जो भी है, ठीक है। तो ये फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, ए फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, और वे आर A0 A1 A2 A3 A3 A4 जो भी है an तक आर रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर A0 ऑल ऑफ रियल नंबर ऑल ऑफ विच एक्सेप्ट, मतलब सारे के सारे रियल नंबर होंगे विच एक्सेप्ट, लेकिन ये ए नॉट जो है वो हम लोग का एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। द नंबर जो है A1 A2 A3 डैश डैश an तक आर पार्शियल ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, सच अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड सिंपल इफ इट ऑल द ai आर इंटीजर। और देखिए ये तो पहले फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और इसी में अगर एग्जामिनेशन में ये पूछ दे जाए कि सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम लोग एक लाइन और ऐड करेंगे कि जो है A1 है A2 है A3 जो है पार्शियल डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन के, अगर वो सारे के सारे जो रियल नंबर था वो अगर इंटीजर हो जाएगा A1 A2 A3 डैश जो भी है वो AI, मतलब मान सीधा AI बोल दीजिए, AI अगर इंटीजर हो जाएगा तो हम लोग उसी को सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो प्रूफ है ना, तो वो प्रूफ हम लोग को थोड़ा सा इंडक्शन की हेल्प से करना है, ठीक है। छोटा सा ही है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए समझाने की कोशिश करती हूँ, समझ में नहीं आएगा ये मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन कोई ना कर देती, कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्या है प्रूफ करना, इफ सी के इक्वल टू पी के बाई क्यू के है, क्या है सी के जगह पे क्या लिखेंगे, पी के बाई क्यू के। डेट मीन्स इसका कहने सी के इक्वल टू पी के बाई क्यू का कहने का मतलब हुआ के कन्वर्जेंट ऑफ फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। केथ कन्वर्जेंट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन का केथ कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, पी के इंटू क्यू के -1 और क्यू के इंटू पी के -1। देखिए पी के है, पी है और क्यू है, जब पी के लिए है तो क्यू के -1, जब क्यू के लिए है तो पी के -1। अगर ये होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 की पावर के -1, क्या होता है, -1 की पावर के -1। तो ये नोट से सीधा मैं छाप दी हूँ इसको। इंडक्शन ऑन के वर्क्स क्वाइट सिंपली विद द रिलेशन, तो इंडक्शन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंडक्शन के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें है ना एक फॉर्मूला होता है, पीके के जगह पे के और क्यूके के जगह पे, वहाँ पे सारा वैल्यू रखना पड़ता है। देखिए ये थ्योरम है ना, आप लोग कहीं और से कर लीजिएगा, ये मेरे जो नोट्स में था ना, देखिए मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोग को, इंडक्शन की हेल्प से करना है। पहले इसको k इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना होगा, k इक्वल टू ट्रू दिखाने के बाद इसको k इक्वल टू m के लिए भी ट्रू दिखाना होगा। जब k इक्वल टू m के लिए ट्रू दिखा दीजिएगा तो उसी के हेल्प से k इक्वल टू m+1 के लिए भी अगर ये हम लोग का ट्रू ट्रू दिख गया, ठीक है, k इक्वल टू m को सही मानते हुए k इक्वल टू m+1 के लिए भी सही दिखा दीजिएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या किसे, ये आप लोगों का थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये इंडक्शन की हेल्प से है, ठीक है। ऐसे तो ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन छोटा सा है, आप लोग लाइन बाई लाइन इसको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार कहीं और से यूट्यूब वगैरह से एक बार देख लीजिएगा इसका प्रूफ, ठीक है। ऐसे मैं अभी एक बार और देख लूँगी, ठीक। चलिए तब तक हम लोग जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लेते हैं, जो नहीं आया उसको तो हो ही जाएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन यूक्लिड एल्गोरिथम, लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड लेट आर के इक्वल टू 0 एंड यूक्लिड एल्गोरिथम देन प्रूव दैट आर के -1 इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, the GCD of two integer a and b can be determined by a process which is known as Euclid algorithm। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है कि a और b क्या है, हम लोग के पास दो इंटीजर है, तो हम लोग इस दोनों का जीसीडी जिस मेथड से निकालते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग क्या लिखेंगे, द या दी कुछ भी बोलिए, दी जीसीडी ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड ए प्रोसेस, इसको हम लोग एक प्रोसेस से डिटरमाइन कर सकते हैं, और विच इज नोन एज यूक्लिड एल्गोरिथम। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यूक्लिड एल्गोरिथम इज ए रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम को रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो चेहरे पे खुशी आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है।
तो डिफाइन यूक्लिड एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम में हम लोग लिखेंगे कि दी जीसीडी ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज यूक्लिड एल्गोरिदम। मोर एवर वी कैन से दैट यूक्लिड एल्गोरिदम इज ए रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब चलिए अब प्रूफ की ओर देखते हैं। प्रूफ में हम लोग मान लिए लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी। मान लिए क्या, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट Q1 R1 सच दैट। और Q1 R1 कैसे एग्जिस्ट करेगा, यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ है A इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1। और जहाँ पे R1 का वैल्यू जो है वो 0 से लेके B तक लाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आर का वैल्यू R1 का वैल्यू 0 से लेके B तक लाई करेगा। देखिए ये जो लिखना है ना, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तो यहाँ पे R1 आएगा तो यहाँ R1 लिखाएगा, R2 आएगा तो R2 लिखाएगा। ठीक है, सब में 0 से ये स्टार्ट कीजिएगा। जो पहला एलिमेंट है यहाँ भी, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है R1 तो R1, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है R2 तो R2। इस तरीके से ये इधर वाला भी लिखिएगा, तभी थोड़ा भरा भरा लगेगा। फिर लिखिएगा बाई डिविजन एल्गोरिथम अगेन देयर एग्जिस्ट Q2 R2 सच दैट। बाई डिविजन एल्गोरिथम से फिर से करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सा पेज भरेंगे और 3-4 इक्वेशन लिखेंगे और फिर K-2 वाले टर्म निकालेंगे। जब K-2 वाले टर्म निकालेंगे तो हम लोग का आर के का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। जिस टाइम आर के का वैल्यू 0 आ जाता है उस टाइम का जो जिससे डिवाइड किए रहते हैं वही हम लोगों का हो जाता है उसका जीसीडी। तो हम यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग का आ गया वी गेट ए जो है वो बड़ा था बी से, बी बड़ा था R1 से, इस तरीके से आ गया। मतलब हम लोग के पास एक डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव नंबर आ गया। क्या है, क्या लिखेंगे, 10 दिस नंबर आर फ्रॉम डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव नंबर आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप वी गेट आर के इक्वल टू 0। हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप करने के बाद हम लोग को आर के इक्वल टू 0 आ गया और प्रोसेस एंड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप लोग का जीसीडी हो जाएगा ए बी का RK-1 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी आप लोग कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा, अगर आप लोग उससे नहीं होता है तो अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग का क्या है, स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व दिस। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग के पास लेट M1 M2 M3 MR बी अ पेयर वाइज लेट। देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो आप लोग सेमेस्टर सेकेंड में भी किया था। ठीक है, तो ये दोनों तो आना ही चाहिए। क्या है आप लोग का मतलब कि आपको आना चाहिए, एग्जाम में आना चाहिए, नहीं ये तो आता ही होगा मतलब कि। तो एक बार देख लेते, रिवाइज कर लेते। क्या क्या कहता है स्टेटमेंट, लेट M1 M2 M3 डैश डैश MR बी अ पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर सच दैट जीसीडी ऑफ MI और MJ इक्वल टू 1 फॉर I नॉट इक्वल टू J। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस होगा A1 के, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस होगा A2 के, और यहाँ जाएगा एक्स कॉन्ग्रुएंसेस होगा AR के। हैज अ साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन विच इज यूनिक। इसके पास जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा विच हैज अ यूनिक मॉड्यूल M1 M2 M3 MR तक। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट याद करें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्या कहता है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि लेट M1 M2 M3 डैश डैश MR बी अ पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर सच दैट MI MJ इक्वल टू 1 then the system of linear congruences x congruences A1 x congruences A2 x congruences A3 और dash dash x congruences AR has a simultaneously solution has a unique module which is has a simultaneously solution which is unique module M1 M2 M3 MR। ठीक है, तो पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का आप लोग को स्टेटमेंट सुनाना पड़ेगा। चलिए आप लोग स्टेटमेंट सुनाइए, क्या कहता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हम लोग के पास M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे ऐसे करते करते MR तक कोई भी हम लोग का पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा सच डैट कि जीसीडी जो हम लोग निकालेंगे कोई किसी भी दो का MI और MJ का, तो वो हम लोग का 1 आएगा। तो इसके पास जो है ना, तो इसके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्ग्रुएंसेज होगा जो कि क्या होगा, एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A1 एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A2 एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A3 इस तरीके से होगा। और इसके पास एक साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा जिसके पास यूनिक मॉडल होगा। तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट याद हो गया। अब चलिए इंग्लिश में बोलिए, लिखेंगे लेट M1 M2 M3 डैश डैश MR बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम सच दैट जीसीडी ऑफ MI MJ इक्वल टू 1 देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेज एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A1 एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A2 एक्स कॉन्ग्रुएंसेज A3 और डैश डैश एक्स कॉन्ग्रुएंसेज AR और सबके ब्रैकेट में मॉडल ऑफ M1 M2 M3 लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे हैज अ साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन व्हिच हैज यूनिक मॉडल M1 M2 M3 डैश डैश MR। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए एक हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल m।
क्या मान लिए स्मॉल एम में, स्मॉल एम मान लिए M1 M2 M3 MR, इस तरीके से MR तक चले गए। देन फॉर K इक्वल टू 1 से लेके R तक मान लिए। तो यहाँ M का और हम लोग M के कैपिटल M के डिफाइन किए स्मॉल m बाई M के। तो देखिए कैपिटल M जो हम स्मॉल m जो हम लोग माने हैं ना M1 M2 M3 MR तक, तो MR है तो बीच में कोई ना कोई टर्म होगा, जैसे MR तक है, ठीक है। तो इसमें बीच में कोई ना कोई एक टर्म MK भी आएगा, उससे पहले MK-1 भी आएगा, MK+1 भी आएगा। तो ये बीच में हम लोग ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिए। और जब कैपिटल M के को डिफाइन किया स्मॉल m बाई स्मॉल m के, तो यहाँ से कैपिटल M के का वैल्यू आ गया है हम लोगों का, ठीक है, कुछ ना कुछ। फिर हम लोग का यहाँ से कैपिटल M के का वैल्यू आ गया, तो K इक्वल टू 1 डाल के कैपिटल M1 का कैपिटल M2 का वैल्यू निकाल लिए। और M1 M2 M3 सारे एक सारे रिलेटिवली प्राइम है, तो M1 कैपिटल M और स्मॉल m और इस तरीके से सारे का वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आएगा। अगर ये 1 आता है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो इसमें एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा C1 और C1 C2 C3 CR सच दैट M1 C1 कॉन्गेंसेस हो जाएगा, 1 के M2 C2 कॉन्गेंसेस हो जाएगा 1 के, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये सारे के सारे कॉन्वेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर। अब हम लोग एक इंटीजर कंस्ट्रक्ट करेंगे u, जो कि किसके बराबर होगा M1 C1 A1 प्लस M2 C2 A2, इस तरीके से जहाँ तक सच डैट u जो होगा कॉन्वेंसेस होगा M1 C1 A1 के, u कॉन्वेंसेस होगा M2 C2 A2 के। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट एक दूसरे के u के कॉन्वेंसेस होगा और इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ तक पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं एक स्मॉल m मान ली। क्या मानी थी? स्मॉल m मानी थी मैं आप लोग को M1 M2 M3 डैश 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 MR तक, और ये MR तक है तो इसमें कोई ना कोई एक बीच में कोई ना कोई एक के टर्म भी आएगा होगा, K+1 भी आया होगा, K+2 भी आया होगा, K-1 K-2 भी आया होगा। तो इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दी। और उसके बाद कैपिटल ये स्मॉल m के डिफाइन करने के बाद कैपिटल M के डिफाइन की, जो कि हम लोग डिफाइन किए स्मॉल m बाई m के, और यहाँ से हम लोग कैपिटल M के का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद K इक्वल टू 1 K इक्वल टू 2 K इक्वल टू 3 रख के हम लोग वैल्यू निकाल लिए M1 M2 M3, इस तरीके से सारे का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। सारे का वैल्यू निकाल लिया। उसको स्मॉल M1 स्मॉल M2 ये सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम है, लिखेंगे सिंस दिस इज रिलेटिव प्राइम। तो M1 M2 M2 M3 और MR AR सब 1 हो जाएगा। अगर 1 आएगा तो हम लोग के पास देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C1 C2 C3 सच दैट M1 C1 का मतलब कि X जो है ना M1 C1, हाँ M1 C1 कन्वर्सेस होगा 1 के M2 C2 कन्वर्सेस होगा और 2 के, इस तरीके से ज्यादा जाएगा। फिर हम लोग एक इंटीजर कंस्ट्रक्ट करे हैं u, जो कि M1 C1 A1 प्लस M2 C2 A2 इस तरीके से था, और इसको सब अलग अलग लिख दिए। तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख दिए है। अब हम लोग ये तो हम लोग इसका सोल्यूशन तो ले आए हैं। अब हम लोग इसका यूनिकनेस के बारे में दिखाएंगे। तो ये हम लोग यूनिकनेस दिखाने के लिए एक एस मान लिए। क्या मान लिए? एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन। हम लोग एक एस मान लिए जो कि किसका सेट है, जितने भी इसके पॉसिबल सोल्यूशन होंगे ना सभी का सेट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जहाँ पे यू जो एक एलिमेंट लेंगे वो किस में बिलोंग करेगा? एस में। तो यूनिक, अरे सीधा हो जाए, चलिए। तो अब हम लोग को यूनिकनेस दिखाना है। तो यूनिकनेस दिखाना है तो नाउ वी वांट टू सो दैट एस इक्वल टू यू एम। क्या दिखाना है? मतलब रेसिड्यू क्लास एम ऑफ यू। क्या दिखाना है हम लोग? रेसिड्यू क्लास, हम लोग को दिखाना है एस इक्वल टू रेसिड्यू क्लास एम ऑफ यू, ठीक है। सपोज अल्फा बिलोंग्स टू एस, मान लेते हैं क्या जैसे अल्फा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो अगर अल्फा बिलोंग्स कर रहा है इसमें तो अल्फा कन्वर्सेस होगा A1 के, अल्फा कन्वर्सेस होगा A2 के, और इसी तरीके से अल्फा कन्वर्सेस होगा AR का, ठीक है। हम लोग क्या ले लिया? अल्फा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो यहाँ से आ गया। अब फिर देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से आ गया। अब हम लोग का यहाँ से M1 M2 M3 है, मार डैश डैश ये MR जो है वो डिवाइड्स कर रहा है U माइनस अल्फा को, तो ये इसी का है ना, हाँ इसी का। तो यहाँ से M1 M2 M3 डिवाइड्स कर रहा है U माइनस अल्फा को, ठीक है। तो M डिवाइड्स करेगा किसको? U माइनस अल्फा को। अगर M डिवाइड्स करेगा U माइनस अल्फा को, मतलब U जो है किसके कॉन्ग्रुएंसेस है? R के। दस द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस हैव यूनिक सॉल्यूशन मॉड्यूल M1 M2 M3 ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल मैं अलग अलग तरीके से बनाई हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी करेक्ट नहीं लगता है। आप लोग कैसे बनाए हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हाँ ये वह क्वेश्चन एक बार और देख लेती हूँ इसको बना के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? 103x कॉन्ग्रुएंस 57 मॉड्यूल ऑफ 211, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैं है ना इस क्वेश्चन में बहुत मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मुझे आंसर पता चला था 65, ठीक है, और आंसर आया था 146। बाद में जाके पता चला नहीं, आंसर 65 नहीं -65 है। तो 146 को -65 हम लोग लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे वो मैं बताती हूँ। इसलिए एक इस पर का सोल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, इसका और इसका जीसीडी निकालना होता है। तो 103 और 211 का जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 211 को, ठीक है, 211 और 103 का जीसीडी 1 आया है। कैसे आया है वो मैं नीचे देख लीजिए। 211 को क्या लिख सकते हैं, 103 गुने 2, जैसे हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालते हैं ना, इक्वल टू BQ प्लस आर, उसी तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे, और इधर बच्चा वाला तरीका से भी राइट साइड में निकाल लेंगे, तो हम लोग का जीसीडी 1 आ जाएगा। ठीक है, जीसीडी 1 आ जाएगा तो 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा 1 से, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, 1 को यहाँ से 3 - 1 इंटू, और 2 के जगह पे वही ऊपर से हम लोग उसके हेल्प से देख के लिखते जाएंगे, और फिर इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ये आप लोग खुद से हाथ से कीजिएगा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखाना सिखा चुकी हूँ उसी हिसाब से, और यहाँ से कीजिएगा ना तो आप लोग का 1 इक्वल टू कुछ इस प्रकार से लिखवाइएगा। ये है ना, आप लोग अपने हाथ से कीजिए और मिलाइए, और x0 इक्वल टू देखिए 84 आएगा, और y0 इक्वल टू -41 आएगा। ठीक है, तो ये x0 y0 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद x जो होगा ना, x को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। क्या है, यहाँ पे है 103x कॉन्ग्रुएंस से 57 के, तो x हम लोग का क्या आया वैल्यू, x का वैल्यू क्या आया 84, तो 84 इंटू 57 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 84 इंटू 57, तो हम लोग का 84 इंटू 57 हो जाएगा। यहाँ 478 आ जाएगा। ये 211 का मॉड्यूल है, मतलब करने को 211 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 22 आया ना। अब 22 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 211 से, तो हम लोग का कितना आया 4642 क्या आया 211 मॉड्यूल है ना, तो 200, तो दो रिमाइंडर जो भी आएगा ना उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 211 गुने 22 क्या आ जाएगा 4642, वो है 4788, ये है 4648। तो ये हम लोग का क्या आया 146 मॉड्यूल ऑफ 211, और 146 मॉड्यूल ऑफ 211 है, तो या तो 146 में छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग छोटा वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, उसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर -65 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू नीचे में लिख दीजिएगा -65 मॉड्यूल ऑफ 211, और फिर आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी था, कुछ खास नहीं था। क्या था, 103 है और 211 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी जिस मेथड से 1 है उस मेथड से निकालिए। मैं तो सारा दोनों मेथड से निकालते हुए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करूँगी। और उसके बाद 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग पुट किए, तो x0 का वैल्यू 84 आया है। फिर 84 इंटू क्या किए 57 किए, तो वैल्यू आया है। जो रिमाइंडर आया है उसमें फिर 211 से किससे, जो भी मॉड्यूल जिसका उससे मल्टीप्लाई किए, फिर जो हम लोग का दोनों का डिफरेंस आया वही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों को, डिफाइन फंक्शन टी एंड सिग्मा। हम लोगों को टाउ फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा वो प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, एनी फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। देखिए कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, उसका डोमेन और उसका कोडोमेन, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों, डोमेन या कोडोमेन नहीं, क्या बोल सकते हैं, डोमेन और रेंज बोल सकते हैं, नहीं रेंज नहीं, कोडोमेन ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो छोड़िए ना, डोमेन इसे बोलते हैं। तो उसके जितने भी डोमेन है ना, सारे के सारे, अगर आप लोग नीचे अच्छे से फ्रेश लिखी हो क्या, नहीं लिखी हो, तो जितने भी कोई भी फंक्शन जिसके जितने भी डोमेन है वो है पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो हम लोग टाउ फंक्शन बोलेंगे। कब, जैसे मान लीजिए एक टाउ फंक्शन हम लोग डिफाइन किए एन से एन डैश। ठीक है, तो ये एन और एन दोनों क्या है, हम लोग का सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए एन से लेके एन डैश तक। ठीक है, तो हम लोग का और फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग का एन जो है वो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक हम लोग टाउ एन बोलेंगे किसको, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। तो एन के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है 1 और एन को शामिल करके उसको हम लोग टाउ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से मैं समझा पाऊंगी आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 के डिवाइजर कौन कौन है, मतलब 15 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, फिर 15 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोगों का जितने भी इसके पॉजिटिव डिवाइजर है एक है, ऐसे तो -1 भी है, -10 भी है, लेकिन जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं एन के, उसी को हम लोग टाउ फंक्शन कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा टाउ फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, टाउ फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर
नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n, ठीक है, 1 और जो भी नंबर है उसको भी इंक्लूड करके बोलना है। तो एनी फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड टाउ फंक्शन। इफ टाउ n से लेके n डैश, तो टाउ ऑफ n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n। एग्जाम्पल एक 15 ले लिए है, 1 3 5 15, इसका पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इसमें क्या आया है, 1 3 5 15 आया है ना, तो कितना है नंबर गिनिए, तो 1 2 3 4, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जाएगा जितना आएगा ना उतना ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों का सिग्मा और इफ पी इज अ प्राइम, ठीक है, अगर पी प्राइम होगा, ठीक है, तो हम लोग का टाउ ऑफ पी क्या हो जाएगा, अगर कोई भी प्राइम रहता है तो उसके केवल 2 ही फैक्टर होते, तो उसका आंसर तो 2 ही होगा ही, तो वो तो पहले ही से पता है। लेकिन अगर प्राइम नहीं है तो हम लोग उसका फैक्टर देख लेंगे, गिन लेंगे, जितना होगा वही होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को टाउ फंक्शन समझ में आया, बिल्कुल आया, मुझे तो आ गया। कोई भी पूछेगा टाउ फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग बोल देंगे किसी नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड n। सिग्मा फंक्शन क्या होता है, तो सिग्मा फंक्शन कुछ नहीं होता है, सिग्मा फंक्शन में सिग्मा मतलब ही ऐड होता है। सिग्मा जो ये वाला सिग्मा आप लोग देख के बड़े हुए हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, तो पॉजिटिव डिवाइजर का सम क्या हो जाता है, सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, और इसमें भी फंक्शन जो है सेट ऑफ जो फंक्शन डिफाइन किए n से लेके n डैश तक, सिग्मा n क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। जैसे वहाँ 15 था तो 15 का क्या क्या डिवाइजर आया था, 1 3 5 15, तो इसका पॉजिटिव डिवाइजर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों का क्या होता है, अगर प्राइम अगर लेंगे स्पेशल केस, तो अगर पी प्राइम है तो एक उसके उसमें डिवाइजर देखो वो खुद होगा और एक होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग इसके प्रूफ के ओर देखते हैं, ठीक है। ये वाला प्रूफ है, देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन। टाउ फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। सिग्मा फंक्शन क्या होता है, नंबर सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। सेकेंड क्या बोल रहा है आप लोगों का, तो फिर हम लोग देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, एक एफ एन इक्वल टू 1/n मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट एफ एन इक्वल टू 1/n है, तो देन वी हैव तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है म्यू डी इंटू डी, और एन जो है वो क्या है, एफ ऑफ एन जो है क्या है 1/n, तो एफ ऑफ एन 1/n है ना, तो मतलब 1/d है, तो हम लोग का क्या 1/n है तो एफ ऑफ एन आया है, तो 1/d है तो एफ ऑफ डी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/d, यहाँ पे हम लोग का ये म्यू ऑफ डी और बाई, ये बाई डी है मतलब 1/d है, मतलब म्यू ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी लिख देंगे। और म्यू ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी मतलब क्या हुआ, म्यू ऑफ डी बाई डी, ये निकाल लेंगे मतलब ये निकालेंगे। तो म्यू डी इंटू एफ डी का फॉर्मूला होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये होता है म्यू डी इंटू एफ डी 1 माइनस एफ ऑफ पी वन, क्या होता है 1 माइनस एफ ऑफ पी वन, ठीक है। और ऐसे ही पूरा 1 माइनस एफ ऑफ पी वन, 1 माइनस एफ ऑफ पी टू, 1 माइनस, इसी तरीके से। और एफ ऑफ पी वन का फॉर्मूला जो हम लोग माने हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या माने हैं 1/n, एफ ऑफ पी वन 1/p1, इसी तरीके से करते जाएंगे और इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। तो कुछ नहीं करना था इसमें, क्या करना है था, बस एक एक एफ एन इक्वल टू 1/n मानना था, और फिर हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डिफाइन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड जैकोबी सिंबल। तो हम लोग एक बार पहले पूछती हूँ आपसे, टाउ सिंबल क्या होता है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सिग्मा सिंबल क्या होता है। तो टाउ सिंबल क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, और सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होता है और जैकोबी सिंबल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या होता है वो समझिए, अगर हम लोग के पास कोई भी कॉन्ग्रुएंस है, एक्स एन कॉन्ग्रुएंस है ए के मॉड्यूल ऑफ पी के, और जीसीडी जो है ना ए और पी का 1 है, सॉल्वेबल है, तो देन ए इज कॉल्ड द nth पावर रेसिड्यू। अगर ए जो हम लोग का जीसीडी आया ए पी इक्वल टू 1, जीसीडी जो है वो अगर सॉल्वेबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड द nth पावर रेसिड्यू ऑफ, क्या बोलेंगे, ए इज द nth पावर रेसिड्यू ऑफ पी। इफ द कॉन्ग्रुएंसेस, यहाँ पे एक्स एन था ना, अगर कॉन्ग्रुएंस हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस ए मॉड्यूल पे के, एंड ए पी का जीसीडी 1 है और सॉल्वेबल है, तो हम लोग ए को बोलते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। उसमें nth पावर था तो वो nth पावर रेसिड्यू हो गया, इसमें 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो ये इसी को क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कुछ नहीं होता है, अगर हम लोग का एक्स के पावर n कॉन्ग्रुएंसेस है ए के मॉड्यूल पी के, और जीसीडी ऑफ ए पी 1 है, तो ए जो है ए को बोलेंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, ए बोलेंगे कि nth पावर ऑफ पी, अगर यही एक्स एन के जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो उसी को ए को बोलेंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, ठीक है। चलिए एग्जांपल में ले लीजिए, एक एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस है 4 के और मॉड्यूल है 5 के, तो इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालना है, किसका, मॉडल 5 का। क्या करना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालना है मॉड्यूल 5 का। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर है 4, अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 2 लेते तो 2 का स्क्वायर 4,
कॉन्ग्रुएंसेस है 4 के, मॉड्यूल 5 का मतलब हम लोग करेंगे 5 ऑफ 4 माइनस 4, तो 5 डिवाइड्स करा 0 को, तो ये हो जाएगा हम लोग अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मॉड्यूल 5 5 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 5 डिवाइड करा 5 को, तो ये हम लोग का 2 3 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो गया। ठीक है, अब 4 का निकालेंगे, अब हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड्यूल 5। ठीक है, ये जो है वो सॉल्वेबल है किसके लिए, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले लिए एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस 4 के, तो ये जो है एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा आप लोग का, ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल हो गया है। 10 ये 2 और 3, तो ये आप लोग का 4 जो है 4 यहाँ पे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो गया है। ठीक है, मॉड्यूल 5 का। ठीक है, 4 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो गया। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू समझ गए, बस एक्स एन कन्वेंस हो जाएगा, एक ही जगह पे एक्स स्क्वायर कन्वेंस हो जाएगा ए का, और ए जो है तो क्या हो जाएगा, ए अगर आप लोग का सॉल्वेबल है तो वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाता है। ठीक है, अब जैकोबी सिंबल क्या होता है, तो अगर p ग्रेटर देन 1 है और p एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, p1 p2 p3 प्राइम फैक्टर है और p का प्राइम फैक्टर है p1 इंटू p2 इंटू p3 इस तरीके से, और ए कोई भी इंटीजर है तो ap इक्वल टू 1 होगा, देन द लिगेंडर सिंबल a बाई p इज कॉल्ड जैकोबी सिंबल। मतलब लिगेंडर सिंबल ही जैकोबी सिंबल बन जाता है। ठीक है, अगर आप लोग का उसका जीसीडी क्या आ जाता है एंड जीसीडी 1 आ जाता है, तो लिगेंडर सिंबल ही बाद में जाकर जैकोबी सिंबल बन जाता है अगर हम लोग का एपी इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ठीक है, अगर जीसीडी ऑफ एपी 1 हो जाएगा तो लिगेंडर सिंबल इज कॉल्ड जैकोबी सिंबल एंड डिफाइन ए बाई पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा। ऐसे आप लोग को ज़्यादातर में जीसीडी 1 हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा ए बाई पी 1, ए बाई पी था ना, तो ए बाई पी 1 इंटू ए बाई पी 2 इंटू ए बाई पी 3 डैश ए बाई पी एन तक हो जाएगा। ठीक है, और p इक्वल टू 1 के लिए है जीसीडी ए पी 1 है, तो अगर ये p 1 आ जाएगा तो सीधा आंसर 1 लिख देना है, अगर p हम लोग 1 लेते हैं तो सीधा 1, अगर जीसीडी ए पी का जीसीडी 1 आया ही नहीं तो 0 हो जाएगा, अगर 1 आ गया तो ए बाई पी 1 ए बाई पी 2 ए बाई पी 3, तो ये जैकोबी सिंबल हो गया। -7/1 है, तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू आप लोग का p इक्वल टू यहाँ पे p मतलब a बाई पी नीचे वाला मतलब p इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 1 रहेगा तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे नीचे 60 है तो 60 है, तो जीसीडी निकालेंगे 24 60 का 1 के बराबर नहीं आया तो 0 हो जाएगा। यहाँ 5/5 67 लिए, तो जीसीडी इसका क्या आ गया, जीसीडी इसका आ गया है आप लोग का, जीसीडी क्या आ गया है 1 आया, तो जीसीडी 1 आया तो इसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में नीचे वाले को चेंज करेंगे और फिर इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, डिफाइन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड जैकोबी सिंबल हो गया। इफ द कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस है ए के इज सॉल्वेबल, देन प्रूव दैट इट हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या एक्स नॉट विद द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस, हम लोग का जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन है एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट जो है वो हम लोग का सॉल्यूशन है गिवन कॉन्ग्रुएंसेस का, तो एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ ए मॉड्यूल ऑफ पी। तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस हो जाएगा ए का। ठीक है, तो पी माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अगर पी से डिवाइड कर देंगे तो पी तो कट जाएगा, तो माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बच जाएगा। मतलब हम लोग का एक ठो एक्स नॉट माने थे, अगर हम लोग एक ठो एक्स नॉट माने थे, एक ठो पी माइनस एक्स नॉट माने थे, और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स नॉट एंड पी माइनस एक्स नॉट आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस। लेट इफ पॉसिबल x1 बी अ थर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस, देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंसेस ए मॉड्यूल ऑफ पी का। तो इसमें है ना ये पेज नंबर मिस है। ठीक है, मतलब दोबारा हो गया होगा कहीं, ये वाला तो देख चुके थे ना हम लोग, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, ये इसमें है ना कुछ क्वेश्चन, मैं इसमें अभी थोड़ा सा, इसमें है ना 10 नंबर में है डिफाइन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू में, इसमें थोड़ा सा और होना चाहिए, इतना से नहीं। ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का जैकोबी का डेफिनेशन हो गया हुआ है, प्रूफ है ना इसमें आधा ही है। ठीक है, एक तो एक्स नॉट आ गया, एक एक्स नॉट आ गया, और हम लोग का देन x1 का कॉन्ग्रुएंसेस ए का हो जाएगा, थर्ड इसका मान लेंगे, और इसको मानेंगे ना तो फिर कैसे बताऊँ मैं मुझे पेज में से फिर से PDF में फोटो लेना होगा। ठीक है, इसको मैं 10 का दिखाती हूँ, फिर 11 का करके हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग का थर्ड इक्वेशन मान लिए थे ना, क्या था, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस है ए के। तो अगर हम लोग का एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस था ए का, तो हम लोग ए इक्वल टू ले लिए एक्स नॉट के लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस है किसके, एक्स नॉट के स्क्वायर के। तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो x1 का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस जो हो जाएगा किसके, 0 के हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये प्लस भी है माइनस भी, तो यहाँ से x इक्वल टू एक तो प्लस एक्स नॉट और एक तो माइनस एक्स नॉट, यही सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही सॉल्यूशन इसके आए हैं, तीसरा सॉल्यूशन लेने के बाद भी। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो भी कॉन्ग्रुएंस होता है
एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस है ए के, तो वो अगर सॉल्वेबल है तो उसके केवल 2 ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर इस तरीके से हम लोग का 2021 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे ईयर पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्या है, एक्सप्लेन इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, प्रूव दैट द kth कन्वर्जेंट ऑफ द सिंपल कंटिन्यूड फंक्शन हैज द वैल्यू सी के इक्वल टू पी के बाई 2 के। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगर इनफाइनाइट कंटिन्यूड फंक्शन किसको कहते हैं, जो हम लोग का उसमें जो भी वैल्यू था ना, एक्स एन इक्वल टू ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, फाइनाइट कंटिन्यूड फंक्शन है, तो इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी का जो भी एक्स एन है उसका अगर हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं ना, तो यही हम लोग का इनफाइनाइट कंटिन्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। प्रूफ करना है क्या है कि द kth कन्वर्जेंट ऑफ सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन हैज द वैल्यू दिस। तो प्रीवियस रिमार्क इंडिकेट थ्योरम इज ट्रू। तो ये जो है ना, ये k इक्वल टू 0 1 2 के लिए ये ट्रू है, तो हम लोग k इक्वल टू m के लिए देखेंगे, तो k इक्वल टू m के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल टू पी एम बाई 2m। पी एम इक्वल टू होता है हम लोग का, क्या होता है ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ सी एम इक्वल टू पी एम बाई 2m, और पी एम का फॉर्मूला होता है, अगर पी एम का फॉर्मूला होता है ए एम इंटू पी माइनस 1 प्लस पी माइनस 2, तो पी एम इक्वल टू ये लिखेंगे तो 2m क्या हो जाएगा, ए एम इंटू 2m माइनस 1 और प्लस 2m माइनस 2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ डेट द इंटीजर पी एम माइनस 1 2m माइनस 1 पी एम माइनस 2 2m माइनस 2 डिपेंड ऑन द फर्स्ट m माइनस 1 पार्शियल डिनोमिनेटर और a1 a2 a3 amn एंड हेंस द इंडिपेंडेंट ऑफ am, और ये इंडिपेंडेंट है am के, दस इक्वेशन 1 रिमेंस वैल्यू ऑफ am इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब am के जगह पे am को रिप्लेस करेंगे किससे, am प्लस 1 बाई am प्लस 1 से। किससे रिप्लेस करेंगे am को, am इज रिप्लेस्ड बाई am प्लस 1 बाई am प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे am के जगह पे क्या रखेंगे, am के जगह पे am प्लस 1 बाई a प्लस m, जो हम लोग का सी के इक्वल जो फॉर्मूला था उसमें ये डाल देंगे। हैज़ बीन एक्सप्लेन अर्लियर द इफेक्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन इज टू चेंज सी एम इंटू कंडस कन्वर्जन। तो ये जो है हम लोग का ये कन्वर्जन में चेंज हो गया, तो सी एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से वो तो m के लिए था, अब सी एम प्लस 1, तो ये जो वैल्यू आया ना, ये सी एम प्लस 1 के लिए आ गया, देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ए एम प्लस 1। ठीक है, पहले इसका भिंग का जोड़ करके जैसे भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा, और ये जो वैल्यू देगा वो सी एम प्लस 1 का देगा, मतलब के इक्वल टू एम के लिए लेकर चले थे और के इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए ले आए, तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ईजी है, अपने हैंड से हाँ बहुत सुंदर बनाइए चाहिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ तक आराम से, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा ईयर कंप्लीट हो गया, 2021 अच्छे से कंप्लीट हो गया, और 2021 में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए 3 घंटा का, या फिर 3 घंटा बहुत हुआ, 1 घंटा का, और 1 घंटे में पूरे 12 या 11 क्वेश्चन रहता है ना, हाँ 11 क्वेश्चन रहता है, तो पूरे 11 क्वेश्चन को लिख दीजिए बिना किसी के हेल्प से। सीधा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकालिए और जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग एक और वीडियो लाऊंगी मैं, उसमें पूरा 21 हो गया, एक में लाऊंगी तो पूरा 20 करवा दूंगी, एक में लाऊंगी तो पूरा 22 करा दूंगी। ठीक है, एक में पूरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय।